पृथ्वी पर बनी ये निगरानी करती विशाल मूर्तियां। इन विशाल मूर्तियों को देखकर कोई आम इंसान सिर्फ हैरान ही हो सकता है। क्या ये सिर्फ मानव सभ्यता के अतीत का सबूत है? लोग आज भी प्राचीन विश्व में बनी उन मूर्तियों को पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर जादुई शक्तियां हैं। या फिर उन्हें बनाने का कोई और खास मकसद था? टूला की उन विशाल मूर्तियों के सिर के ऊपरी हिस्से में सांप की खाल जैसी खूबियां हैं। मैं तो मानता हूँ कि वो किसी दूसरी दुनिया के जीव थे। हाँ, जो बहुत पहले पृथ्वी पर आए थे। सही कहा। क्या उनके अंदर वो प्राचीन ज्ञान भी छिपा हो सकता है जो परग्रही जीव अपने साथ पृथ्वी पर लाए थे? हम उनके सामने खड़े होकर उन विशाल मूर्तियों को देखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम देवताओं से जुड़ जाते हैं हर चीज मुमकिन हो सकती है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द मिस्ट्री ऑफ द स्टोन जायंट्स। आसवान, सदर्न इजिप्ट, मार्च 1813। स्विस एक्सप्लोरर जोहान बर्कहैट नील नदी के किनारे किनारे उत्तर में बढ़े जा रहे थे, तभी उनकी नजर पत्थर के बने 3 विशाल सिरों पर पड़ी जो रेत के बाहर निकले हुए थे। 4 साल बाद वहां व्यापक खुदाई की गई, तब एक 3200 साल पुराना मंदिर का कॉम्प्लेक्स मिला। वो था अबू सिम्बल मंदिर, और उस मंदिर में प्राचीन विश्व में बनाई गई पत्थर की कुछ सबसे बड़ी मूर्तियां रखी हैं। 1244 बीसी में इजिप्ट के लोगों ने एक पहाड़ पर बड़ा ही शानदार टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया था जो रैमसीस द ग्रेट को समर्पित था। वो मूर्तियां काफी विशाल हैं, करीब 64 फुट ऊंची, और इजिप्ट के लोग जब अबू सिम्बल मंदिर आते तो वहां अपने सम्राट, अपने फेरो को एक देवता के रूप में देखते थे, और उन्हें ऐसा लगता कि उनका सम्राट, उनका फेरो असल में ईश्वर का अवतार है। 1960s में उस मंदिर को बहुत सावधानी के साथ तोड़ा गया और वहां से उसे एक ज्यादा ऊंची जगह पर पहुंचा दिया गया ताकि वहां आसवान डैम बनाया जा सके। जो इंजीनियर्स इस काम की निगरानी कर रहे थे उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि असली साइट के ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स सही सलामत बचे रहें। साल में 2 बार 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को उगते सूरज की पहली किरणें इस मंदिर के दरवाजे से अंदर आती हैं। वो लाइट पत्थर की विशाल मूर्तियों से भरे एक 185 फुट लंबे हॉल को पार करके 20 मिनट तक वहां बनी इजिप्शियन देवताओं आमन, रा हेराक्लिटस और फेरो रैमसेस II की मूर्तियों के ऊपर चमकती है जो मंदिर के छोर पर बनी हैं। पत्थर की ये विशाल मूर्तियां सिर्फ कला का एक शानदार नमूना भर नहीं है, ना ही ये किसी राजनीतिक मकसद से बनाई गई थी। हमें पता लगा है कि उन्हें बनाने की असली वजह यह थी कि वो मूर्तियां दरअसल ट्रांसमिटर्स हैं। उनका इस्तेमाल एक ऐसे मैकेनिज्म की तरह किया जाता था जो कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक फोर्सेस को जमा करता था और फिर उन्हें आसपास के इलाकों में छोड़ देता था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कॉस्मिक वाइब्रेशन सिर्फ धार्मिक सेंस में ही पैदा होते थे या उनका कोई टेक्नोलॉजिकल पर्पस भी था? हालांकि मुख्य धारा के ज्यादातर विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं कि इजिप्ट के लोगों की बनवाई उन मूर्तियों में कोई खास एनर्जी है। वो इस बात को सिंबॉलिक मानते हैं, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि उनके अंदर सचमुच एनर्जी थी। उनके मुताबिक इससे जुड़े कुछ और सबूत हमें प्राचीन विश्व की दूसरी संस्कृतियों में वैसी ही मूर्तियों से जुड़ी मान्यताओं की जांच से मिल सकते हैं। कई प्राचीन सोसाइटीज में लोग मानते थे कि उन मूर्तियों में एनर्जी है और उनमें जान है, उनके अंदर विवेक भी है, उनके अंदर शक्ति है। दुनिया की कुछ सबसे मशहूर मूर्तियों में शामिल हैं ईस्टर आइलैंड पर मौजूद मोआई हेड्स, जिनका इस्तेमाल ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग एक कंडक्टिव मैकेनिज्म की तरह करते थे और उनकी मदद से ही मैना, एक स्पिरिचुअल पावर पाते थे। गोबेकली टेपे के कोपान के बारे में भी यही बात कही जाती है। कहा जाता है कि ये विशाल मूर्तियां सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं,
क्या ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर में मिली ये पत्थर की विशाल मूर्तियां किसी खास टेक्नोलॉजिकल मकसद से बनाई गई थीं? हालांकि ये बात हजम नहीं होती है, लेकिन जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पत्थर उतने बेजान नहीं होते जितने नजर आते हैं। पत्थर हो या इंसान एक ही चीज से बने होते हैं, मैटर, और हर मैटर वाइब्रेट होता है। उन सभी में फ्रीक्वेंसी होती है, उन सभी में एनर्जी होती है। जब हम किसी पत्थर को देखते हैं तो हम सिर्फ एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, बल्कि उसके अंदर हजारों किस्म के अलग अलग मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स भी किसी रेसिपी और एक केक मिक्स जैसे होते हैं। उनके अंदर दूसरी बहुत सी चीजें होती हैं। मदर नेचर की अपनी एक कुक बुक होती है। पत्थरों से एक अलग सी फीलिंग मिलती है। कुछ पत्थरों में गर्मी होती है, कुछ में ठंडक का एहसास होता है, और कुछ के अंदर ड्रामा भी होता है। पत्थर की मूर्तियों में एक प्राइमोर्डियल फीलिंग होती है। प्राचीन लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। हमारे सेल फोन से भी काफी रेडिएशन निकलता है, और अगर आप देखें तो ये एक आयरॉनिक बात है। अगर आप उसे देखें तो यही लगता है कि हम एक बात से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है टेक्नोलॉजी और ईएमएफ्स, जिनका हमारे ऊपर रोज असर होता है, और वो हमें चट्टानों से मिलते हैं। ज्यादातर पत्थरों में बहुत हल्की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ पत्थरों में काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, और कुछ एनर्जी के कंडक्टर्स का काम करते हैं, और प्राचीन लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे। जिन मिनरल से एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप कंडक्ट या जनरेट होते हैं, वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, और उनका सबसे शक्तिशाली रूप सबसे ज्यादा ग्रेनाइट में मिलता है। एंशिएंट इजिप्ट में बहुत बड़ी मात्रा में रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था, मगर इसकी वजह माना जाता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एनर्जेटिकली काफी शक्तिशाली होता है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है क्वार्ट्ज का पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि ग्रेनाइट के मेकअप में 55% क्वार्ट्ज होता है, और जब उसके ऊपर वजन डाला जाता है तब ऐसा लगता है जैसे पत्थर में से इलेक्ट्रिक चार्ज निकल रहा हो। दुनिया भर में मिली पत्थर की इन विशाल मूर्तियों के आसपास और इजिप्ट में अबू सिंबल के पास मिली सैंडस्टोन की मूर्तियों के आसपास काफी बड़ी मात्रा में क्वार्ट्ज मौजूद है, जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आज क्वार्ट्ज का इस्तेमाल दुनिया के सबसे शक्तिशाली डेटा स्टोरेज डिवाइस में किया जाता है, जिसका नाम है 5D सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल। आज के साइंटिस्ट डेटा स्टोरेज के लिए 5D क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से काफी बड़ी डेंसिटी में एक बहुत ही छोटे से ऑब्जेक्ट पर डेटा जमा कर लिया जाता है। ये डेटा इनकोडिंग का बड़ा ही सिक्योर और लंबे समय तक चलने वाला तरीका है, क्योंकि डेटा को फिजिकली क्रिस्टल में इनकोड किया जाता है। वो उसके ऊपर से तब तक नहीं मिटता है जब तक क्वार्ट्ज नष्ट ना हो, और क्वार्ट्ज आसानी से नष्ट नहीं होता। 2018 में टेक एंटरप्रेन्योर नोवा स्पिवैक 5D क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करके एक परमानेंट स्पेस लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करने लगे, और वो उसे स्पेसएक्स हैवी फैल्कन रॉकेट पर ऑर्बिट में भेजना चाहते थे। क्वार्ट्ज स्टेबल होता है, वो एक क्रिस्टल है। कई करोड़ साल बाद भी वो जरा भी नहीं बदलता है। अगर हम क्वार्ट्ज में कोई डेटा डालते हैं तो वो खत्म नहीं होता। इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पीटर कजांस्की ने ऑथर और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट एंड्रू कॉलिंस को दिखाया कि ये नई 5D क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। हम राइटिंग के लिए एक क्वार्ट्ज ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, और ये वाला तो एक सैंपल भर है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस छोटे से क्रिस्टल ग्लास में कितनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं? क्रिस्टल ग्लास में करीब 30 टेराबाइट्स तक डाल सकते हैं, जो करीब 800 ब्लूरे डिस्क के बराबर होगी। 800 ब्लूरे डिस्क? 800, हाँ। हम करीब 1000 क्रिस्टल ग्लास में ब्रिटिश लाइब्रेरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास का ये छोटा सा टुकड़ा उतनी जानकारी जमा कर सकता है जितने 600 स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स कर सकते हैं, और 5D क्वार्ट्ज ड्राइव्स में पूरी ब्रिटिश लाइब्रेरी की जानकारी जूते के एक डिब्बे जितनी जगह में समा सकती है। यानी कि अब हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये दिखाने के लिए डॉक्टर कजांस्की ने बाइबल की एक कॉपी को क्वार्ट्ज ड्राइव पर ट्रांसफर किया। देखिए, प्रोसेस इस तरह से शुरू होता है। इसमें जिस डिजिटल डेटा का इस्तेमाल हुआ है वो ग्लास में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं उसमें आज पहली बार बाइबल को कन्वर्ट किया जा रहा है
डेटा में और उसे इन मेमोरी क्रिस्टल्स में स्टोर कर दिया जाएगा। हाँ, है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल सही। हम इस ग्लास को एक हाई प्रिसीजन स्टेज में रखेंगे जो 3 डायमेंशंस में मूव करेगा। बाकी के 2 डायमेंशंस इस वर्किंग स्टेशन के अंदर मौजूद स्पेशल ऑप्टिक्स से मिलेंगे जो पोलराइजेशन और लाइट की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करेगा। लेजर उन पल्सेस को क्वार्ट्ज ग्लास में भेजता है जिससे नैनो साइज डॉट्स या वॉक्सेल्स की एक ग्रिड बनती है। एक ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि सीडी उस इंफॉर्मेशन को पिक्सेल्स में स्टोर करता है और हर पिक्सल में इंफॉर्मेशन का एक बिट होता है, मगर क्वार्ट्ज ड्राइव में हर वॉक्सेल में इंफॉर्मेशन के 8 बिट्स होते हैं। आपने इस एक छोटे से मेमोरी क्रिस्टल में पूरी बाइबल को ही स्टोर कर दिया है और ये अब शायद हमेशा के लिए ही इसके अंदर प्रिजर्व्ड रहेगी। जी हाँ, इसी में रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए इसमें प्रिजर्व्ड रहेगी। क्या बात है। डॉक्टर पीटर कजांस्की और दूसरे लोग जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि प्राचीन विश्व में भी क्वार्ट्ज मेमोरी ड्राइव्स का कोई रूप मौजूद था? एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थी कि वो पत्थर के साथ साथ क्रिस्टल और मेटल पर भी काम कर लेते थे। तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि अगर एक पुरानी सभ्यता इतनी एडवांस्ड थी जो पिरामिड बना सकती थी, तो क्या उसने अपने डेटा को भी इस तरह एनकोड कर लिया था कि हम उसे आज भी नहीं समझ पाए हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि पत्थर की बनी उन प्राचीन काल की विशाल मूर्तियों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा जमा है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें पत्थर में बने उन विशाल सिरों की जांच से मिल सके जो सेंट्रल अमेरिका में मिले हैं और मैग्नेटिकली चार्ज्ड हैं। ला डेमोक्रेसिया ग्वाटेमाला, जून 2019। MIT, हार्वर्ड और येल की रिसर्चर्स की एक टीम ने ऐलान किया कि उसे पत्थर के बने उन विशाल सिरों के अंदर बड़ी अनूठी मैग्नेटिक एनोमलीज मिली हैं, उन सिरों में जिन्हें एक मेसो अमेरिकन सभ्यता मोंटे ऑल्टो ने करीब 1800 BC में बनवाया था। उनमें से कुछ मूर्तियों में जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। उन मूर्तियों को बनाने वाले लोग उन मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानते थे। इस बात ने मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स को चौंका दिया था और वो इस बात से बड़े हैरान थे कि उस प्रिमिटिव कल्चर को मैग्नेटिज्म की जानकारी थी और उन्होंने उन पत्थरों को चुना ही था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मेक्सिको में ओल्मेक सभ्यता की बनवाई वैसी ही मूर्तियां मिली जिनसे मैग्नेटिक एनोमलीज निकल रही थीं। बड़ी बारीकी से बनाए गए इन सिरों की ऊंचाई 5 से 11 फुट तक थी और सबसे बड़े वाले का वजन करीब 50 टन था। मोंटे ऑल्टो की मूर्तियों की तरह ज्यादातर सिरों को बेसॉल्ट पत्थर से बनाया गया था। बेसॉल्ट में काफी बड़ी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम होता है। ओल्मेक बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि किन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और उन्होंने उन एनोमलीज के हिसाब से ही उन सिरों को गढ़ा था। जब कोई साइंटिस्ट किसी पत्थर की मूर्ति की मैग्नेटोमीटर से जांच करता है तो देखता है कि उसकी नाक, उसके गाल और ठुड्डी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। ओल्मेक लोगों के बनवाए हुए वो विशाल सिर बेसॉल्ट पत्थर के हैं। बेसॉल्ट एक वोल्केनिक सब्सटेंस होता है और उनके मिलने की सबसे करीबी जगह भी यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बेसॉल्ट को गढ़कर उस बारीकी के साथ सिर को बना लेना इतना आसान काम था। बेसॉल्ट काफी डेंस होता है और ये काफी भारी और थिक भी होता है, इसलिए उसके ऊपर इस तरह से फ्लिंट जैसे बुनियादी औजार से नक्काशी कर लेना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि ये मोस्ट टेस्ट में डेंसिटी के हिसाब से काफी ऊपर होते हैं और फ्लिंट बेसॉल्ट पत्थर के मुकाबले काफी सॉफ्ट, इसलिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने उस बारीकी के साथ उन्हें कैसे बना लिया और उनमें से कुछ तो बड़े ही कमाल के हैं। पत्थर की उन विशाल मूर्तियों को देखकर एक सवाल तो उठता ही है कि उन्होंने एक खास किस्म के पत्थर का ही इस्तेमाल क्यों किया। जैसे कि ग्रेनाइट, हमें पता है वो क्रिस्टलाइन होता है इसलिए इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी होता है। बेसॉल्ट का भी इस्तेमाल किया गया था, वो भी वोल्केनिक पत्थर है और काफी मैग्नेटिक होता है और वो कई दूसरे पर्पसेस के लिए भी कंडक्टिव हो सकता है। तो आखिर वहां चल क्या रहा था? क्या उन्होंने टेक्नोलॉजिकल कारणों से खास किस्म के पत्थर का चुनाव किया था?
जब हम देखते हैं कि एंशियंट्स किस तरह से उन पत्थरों को चुनते थे जो मैग्नेटिक होते थे या उनमें खास किस्म की एनर्जीज होती थी, तब मन में यही सवाल उठता है कि उन्हें उन पत्थरों की खूबियों की जानकारी कैसे थी? क्या उन्हें वो जानकारी दूसरी दुनिया के जीवों से मिल रही थी? परग्रही जीव? क्या ये कहा जा सकता है कि मेसो अमेरिका के उन प्राचीन लोगों को परग्रही जीवों से ये हिदायत मिली थी कि बेसॉल्ट पत्थर पर वो विशाल सिर बनाओ? अगर हां, तो क्यों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि इसका जवाब बड़ा ही सीधा है। उनका इस्तेमाल डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता था। 2017 में IBM ने डेटा स्टोरेज के मामले में एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच टेप पर किस तरह से 201 गीगाबाइट्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब था कि एक मैग्नेटिक टेप रील जो हमारी हथेली के बराबर होता है, उससे हम 330 लैपटॉप्स के बराबर का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैग टेप, मैग स्ट्राइप टेप बहुत ही छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स का बना होता है और वो असल में उन्हें एक बहुत पतले स्ट्रिप के पीछे चिपका देते हैं और फिर इसके अंदर जो मेटल फिलिंग्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो एक खास पैटर्न में अलाइन हो जाते हैं, एक रैकेट प्लेयर के ग्रूव्स की तरह। इसके बाद उन्हें अलाइन करने वाले इक्विपमेंट जैसा ही एक दूसरा इक्विपमेंट ये बताता है कि वो किस तरह से लाइंड अप है और आज भी बैकअप डेटा स्टोरेज के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठता है कि कहीं वो मूर्तियां एक ऐसी डिवाइस तो नहीं थी जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती थी और उस इंफॉर्मेशन को वहां से निकाला जा सकता है जैसे हम कंप्यूटर हार्ड ड्राइव से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जाहिर है उनके साथ वो एनर्जी एसोसिएटेड थी। आज भी जब लोग उन आर्टवर्क, स्कल्पचर्स या कार्विंग्स को देखते हैं जो प्राचीन लोगों ने बनाए थे, तब उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में कैसे जानते थे। शायद उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। हम इन ऑब्जेक्ट्स को प्राइमरीली मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि वो कैसे नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर इंफॉर्मेशन छिपी हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी से इनकोड करके। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज हम भी वही तो कर रहे हैं। अगर हमें आज भी हजारों या लाखों साल के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो हम भी उन्हीं फिजिकल मटेरियल्स और सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में तथाकथित एंशिएंट एलियंस को उस वक्त भी पता था। अगर परग्रही जीवों ने हमारी शुरुआती सभ्यताओं को पत्थर में डेटा एनकोड करना सिखाया था, तो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस सवाल करते हैं कि वो किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व कर रहे थे। शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उन मेगालिथिक स्कल्पचर्स की जांच पड़ताल से मिले जो होंडुरस के जंगलों में मिले थे। पत्थर की उन विशाल मूर्तियों में उन देवताओं की छवि है जो अतीत और भविष्य दोनों को देख सकते थे। कोपान, होंडुरस। ये प्राचीन साइट युकेटैन पेनिनसुला के घने जंगलों के अंदर है और एक जमाने में ये माया साम्राज्य का एक बहुत बड़ा सिटी सेंटर था। माया लोग 2000 बीसी से 900 एडी के बीच इस दुनिया में थे और माना जाता है कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, राइटिंग और आर्किटेक्चर का भी ज्ञान था। माया इस पृथ्वी की सबसे ज्यादा समय तक चली और सबसे ज्यादा दूरी में फैली सभ्यता थी। जियोग्राफिकली उनका साम्राज्य कैरिबियन के युकेटैन पेनिनसुला से लेकर ग्वाटेमाला के पैसिफिक कोस्ट तक फैला था। वो आज के मेक्सिको और होंडुरस तक भी गया था। माना जाता है कि महानगर कोपान करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था और उसमें करीब 20,000 लोग रहते थे। लेकिन 9th सेंचुरी में एक समय ऐसा आया जब ये मायन सिटी अचानक ही वीरान हो गई और यहाँ के लोग गायब हो गए। हर तरफ जंगल उगाया था। कोपान के खंडहरों में पत्थर की बनी कई विशाल मूर्तियां या स्टीलें हैं जिनमें कोपान के सेमी डिवाइन रूलर्स को दिखाया गया है। उन विशालकाय मूर्तियों पर हायरोग्लिफिक लेख लिखे हैं और उनसे पता लगता है कि प्राचीन संस्कृतियां किस तरह से आसमान का सम्मान करती थीं। कोपान एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स भी मानते हैं कि पृथ्वी पर यहीं एक ऐसा सेलेस्टियल साम्राज्य बनाया गया था जो ये दिखाता था कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी है।
और कोपान में हमें उनके बीच का लेवल उन शानदार आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। अक्टूबर 2019, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस जॉर्जियो सुकलोस कोपान गए और वहां मशहूर मायन आर्कियोलॉजिस्ट डेविड सिडार्ट से मिले। डेविड सिडार्ट इस जगह पर करीब 30 साल से खुदाई के काम में जुड़े हैं। डेविड, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप देखना चाहेंगे। बिल्कुल, जरूर देखूंगा। अच्छा डेविड, ये सामने क्या है? ये है ग्रेट प्लाजा। ये 100 मीटर से ज्यादा दूरी में बना है, एक फुटबॉल फील्ड से ज्यादा बड़े हिस्से में। और ग्रेट प्लाजा के सदर्न पोर्शन में पत्थर की विशाल मूर्तियां हैं जो खड़ी हैं और आप यहाँ उन्हें ही देखने आए हैं। कोपान की उन विशाल मूर्तियों को देखने से पहले जॉर्जियो को टेंपल 16 में बनी अंडरग्राउंड टनल्स में ले जाया गया। संभल कर आइएगा, ऊंचाई कम है यहाँ। हाँ ठीक है। हाँ। अरे वाह, ये कॉर्बिड सीलिंग देखिए, कमाल की है। यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट को वो स्ट्रक्चर मिला था जिसके बारे में उनका अंदाजा था कि वो 776 एडी में बना था और वो पूरी तरह से एक पुराने मंदिर रोजालिया से ढक गया था। जॉर्जियो को रोजालिया मंदिर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि वहां वो कुछ मूर्तियों को बेहद करीब से देख सकेंगे और मुझे यकीन है कि उन मूर्तियों को अपने सामने अपनी आंखों से देखकर वो भी हैरान रह जाएंगे। ये देखिए। वाह क्या बात है। उसे देखकर मुझे लग रहा है कि उसने एक हेलमेट पहन रखा है और उसके मुंह के सामने एक रेगुलेटर या माइक्रोफोन है। इनक्रेडिबल। इसे एक पूर्वज की मूर्ति कहा गया है। मुझे तो ये एक एस्ट्रोनॉट और एक हेलमेट दिख रहा है। उसे शायद किसी ऐसे शख्स ने बनाया था जो ये नहीं जानता था कि एस्ट्रोनॉट कैसा होता है। मगर ये है बड़ा ही कमाल का। रोजालिया टेम्पल ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स में से एक है जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं कि ये मंदिर आसमान के देवताओं का है, दूसरी दुनिया के जीवों का। सच कहूं तो आर्कियोलॉजिस्ट्स भी मेरी ही जबान बोल रहे हैं। उन्हें बस एक ही बात बदलनी पड़ेगी। उन्हें आसमान के देवताओं या जीवों की बजाय परग्रही जीव कहना पड़ेगा। कोपान में जमीन पर कुल मिलाकर 15 स्टीलें यानी मूर्तियां हैं और माना जाता है कि इन्हें वाशाक्लाहू ऊबा कवियल के 36 साल के शासनकाल में बनवाया गया था। उस राजा को हम 18 रैबिट के नाम से ज्यादा जानते हैं। मैं आज पहली बार इनके इतने करीब खड़ा हुआ हूं, यकीन नहीं हो रहा। इस मूर्ति या स्टीले के बारे में ये ग्लिफ्स क्या बताते हैं? ये उस 13th रूलर के बारे में है जिसे लोग 18 रैबिट के नाम से जानते हैं। इनके मुताबिक वो कोपान देवता चांते आहाव का अवतार थे जो आसमान से आए हुए देवता थे। वो सर्वशक्तिमान थे। उनके ताज पर बने मोटिफ्स और दूसरी चीजें बताती हैं कि वो आसमान से आए एक देवता थे। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ न सिर्फ एक मूर्ति है जिसमें किसी को दिखाया गया है, बल्कि ये एक तस्वीर है, एक कार्व्ड पिक्चर, और इसके दोनों तरफ कुछ लिखा है। ग्लिफ्स हैं जो बताते हैं कि वो आसमान से आए एक देवता थे। इसे देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि वो लोग उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए थे। आप खुद ही सोचिए कि जो लोग आज से 1000 या 2000 साल पहले हुए थे, वो भले ही कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, पर टेक्नोलॉजिकल मामलों में वो पिछड़े हुए थे। और मैं उनकी बुद्धि की नहीं, उनके टेक्नोलॉजिकल ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हाँ, सही कहा आपने। मगर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि यहाँ जो कुछ भी है उससे पता लगता है कि वो इस ब्रह्मांड से जुड़े थे और वो उस जगह पर भी थे जहाँ इंसान रहते थे। और हाँ, मैंने उस तरह का ताज दुनिया में कहीं और भी देखा है। मेसोपोटामिया में देखा था, जहां हैं एंकी और देवी इश्तार। उनके भी ताज बिल्कुल ऐसे ही थे। और हां, एंकी
और स्टार भी आसमान से आए देवी देवता ही थे। आसमान से आने वाले उन देवी देवताओं की बात सिर्फ यहाँ या मेसोपोटामिया में ही नजर नहीं आती, बल्कि हर प्राचीन संस्कृति में नजर आती है, भले ही वो किसी भी महाद्वीप की क्यों न हो। और दुनिया भर में मिले इन एग्जाम्पल्स को देखकर मैं तो यही मानने लगा हूँ कि वो असल में जीते जागते परग्रही जीव थे, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने देवी देवता मान लिया था। क्यों? क्योंकि वो आसमान से आए थे। आर्थर सी क्लार्क ने बिल्कुल सही कहा था कि हम इंसान किसी भी बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को जादू मान लेते हैं। जरा सोचिए, आपके परदादा आपके स्मार्टफोन को क्या समझते? सही कहा आप आपने। अचानक ही एक जादूगर बन जाते, एक विज़र्ड कहलाते। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम इस स्टेला को स्कैन कर सकेंगे और तब हमें भी इन पत्थरों के क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रेजोनेंस का पता लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये बड़े ही कमाल के मेमोरी चिप बैंक्स हैं। बेहतरीन मेमोरी चिप बैंक्स। जॉर्जो मानते हैं कि डेविड सेडाट, जो एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और कोपान के बहुत बड़े जानकार हैं, वो भी यही कहते हैं कि पत्थर की इन विशाल मूर्तियों के अंदर हमारे प्राचीन विश्व से जुड़ी जानकारी जमा है और उनके लिए ये बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा अहम तो वो मूर्ति है जो डेविड सेडाट उन्हें अब दिखाने वाले हैं। कोपान के खंडहरों के मशहूर मायन आर्कियोलॉजिस्ट डेविड सेडाट के साथ जांच पड़ताल करते समय एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट जॉर्जियो सुकलोस के सामने एक बड़ी चौंकाने वाली थ्योरी आई, जो इस जगह पर बनी पत्थर की कई मेगालिथिक मूर्तियों से संबंधित थी। ये बहुत अच्छे मेमोरी चिप बैंक्स थे। वाओ, ओके। अगर हमें सही एल्गोरिदम मिल गया तो हम भी इस पवित्र जगह पर जो कुछ भी हुआ था उसकी आवाज सुनकर या उन्हें देखकर समय के झरोखे में पीछे झांक सकेंगे और तब शायद आपके कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। शुक्रिया। क्या ये कहा जा सकता है कि माया काल की इन विशाल मूर्तियों को इस तरह से बनाया गया था कि इनके अंदर बेशकीमती डेटा को उसी तरह से स्टोर किया जा सके जिस तरह से आज के सुपरमैन क्रिस्टल्स में किया जाता है? हम अपने फोन या लैपटॉप से जो कुछ भी करते हैं उससे डेटा बनता है। हम अनजाने में भी कुछ डेटा बना लेते हैं। हमारे सभी डिवाइसेस में आजकल माइक्रोफोन्स और मल्टीपल कैमरास होते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हमने कब कौन सी चीज अपने सर्वर पर स्टोर कर दी है या हम कब किसी के ऊपर कुछ एयर ड्रॉप कर रहे हैं। ब्लूटूथ और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की मदद से हम एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं और कुछ तो है जो इस पूरी इंफॉर्मेशन को जमा कर रहा है और उस डेटा को कहीं स्टोर कर रहा है। हम जानते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता हमारे सोलर सिस्टम और उनकी दुनिया के बारे में जानती थी। उन सभ्यताओं के पास पत्थर, मेटल और क्रिस्टल पर काम करने की एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थीं, मगर हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने जो भी किया वो कैसे किया। आज हमारे पास वो मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें एनालाइज करके हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि उनमें इंफॉर्मेशन की कुछ और लेयर्स इनकोडेड तो नहीं है। अगर ये मूर्तियां वाकई ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, तो मन में सवाल ये उठता है कि कहीं कोपान की इन मूर्तियों से हमें ये भी तो पता नहीं लग सकता है कि दूसरी दुनिया के जीव पृथ्वी पर आते थे। क्या कोपान की उन प्राचीन विशाल मूर्तियों के साथ साथ दुनिया भर में मिली वैसी ही दूसरी विशाल मूर्तियों में हमारे प्राचीन विश्व की बेहद अहम जानकारी तो एनकोडेड नहीं है? और अगर है तो क्या वो इस बात का भी सबूत है कि हम परग्रही जीवों के संपर्क में थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो मानते हैं कि ऐसा ही था और अपनी बात साबित करने के लिए वो कहते हैं कि अगर हम उन शानदार कार्विंग्स की जांच पड़ताल करें जो स्टीला सी से मिली है तो हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। डेविड सेडाट भी उसे सबसे अनूठा मानते हैं। इस तरफ के इंस्क्रिप्शन से एक 20 साल के खास पीरियड की शुरुआत हुई है, 5 दिसंबर 711 से। उस रात आधी रात के वक्त हमारा मिल्की वे इस ट्रॉपिकल आसमान में हमारे सिर के ठीक ऊपर था। इसमें लिखा है कि 4600 साल पहले भी ऐसा हुआ था।
और इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि उस रात वो भी देख रहे थे, वो भी गवाह थे उस सेलेस्टियल इवेंट के। उस इवेंट को देख रहे थे? क्या ये कहा जा सकता है कि उस टीला पर जो राजा बना है और जिसे हम 18 रैबिट कहते हैं, उसने खगोलीय घटना को देखा था जो उसके वक्त से 4000 साल से ज्यादा पहले हुई थी? आप उस तरफ चलिए, मैं दिखाता हूं कि नैरेटिव किस तरह से बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां इस शख्स के चेहरे पर दाढ़ी है। बिल्कुल, और ये भी 18 रैबिट ही हैं, मगर यहां उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। ये कहता है कि वो यहां 20 लाख साल पहले हुए मिल्की वे के एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन को देख रहे हैं। 20 लाख साल पहले हाँ, के? 20 तो लाख क्या साल ये पहले शख्स उन्होंने उसे देखा था, और अब वो भविष्य में 20 लाख साल बाद होने वाले मिल्की वे के एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन को देख रहे हैं। उसे भी? उसे भी। कमाल की बात है। हाँ, हमें उन पत्थरों को अनोखे सुपरनैचुरल पर्सोनास की तरह देखना चाहिए जो बड़ी आसानी से समय में आगे पीछे सफर कर सकते थे। आपने मेरा दिमाग हिला दिया। सुपरनैचुरल पर्सोनास जो समय में सफर कर सकते थे। अगर कोपान की मूर्तियां सचमुच प्राचीन ज्ञान को जमा करने के लिए बनाई गई थीं, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं, तो फिर क्यों और कैसे वो ज्ञान गायब हो गया? साथ में वो चाबियां भी जिनकी मदद से उन रहस्यों को खोला जा सकता था। शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें पत्थर की उन विशाल मूर्तियों की पड़ताल से मिले जो बड़े रहस्यमय तरीके से जमीन के नीचे दफन थीं। टुला डे अयेंडे, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी से 70 किलोमीटर दूर पंख वाले सर्प देवता क्वेट्ज़लकोएट्ल को समर्पित एक 30 फुट ऊंचे पिरामिड की शिखर पर 4 योद्धाओं की मूर्तियां बनी हैं और उनमें से हर एक 13 फुट से ज्यादा ऊंची है। शहर के मुख्य मंदिर को टेम्पल ऑफ क्वेट्ज़लकोएट्ल कहते हैं। उसके ऊपर 4 बहुत बड़े कॉलम्स हैं जो देखने में योद्धाओं जैसे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वो मूर्तियां टोल्टेक सभ्यता के लोगों ने बनवाई थीं, जो एज़टेक सभ्यता से पहले की सभ्यता थी और इस इलाके में 750 एडी के आसपास रहती थी। मेक्सिको के ओल्मेक हेड्स और ग्वाटेमाला की मोंटे ऑल्टो मूर्तियों की तरह इन्हें भी बेसॉल्ट पत्थर से बनाया गया है और इनमें से हर एक का वजन 8.5 टन है। टूला की उन विशाल मूर्तियों में कुछ बड़े ही अनोखे फीचर्स हैं, मगर उनमें से सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं कुछ मूर्तियों में बनी सिर्फ 3 उंगलियां। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी प्रेशराइज्ड सूट के अंदर खड़े हों और उनके सीने पर पैक्स हैं। उन्होंने हेलमेट पहन रखा है और सिर पर ताज जैसा भी कुछ है। मुख्य धारा के आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक वो मूर्तियां टोल्टेक योद्धाओं की हैं, लेकिन उनकी असली पहचान अभी तक जाहिर नहीं हुई है। ये पता लगाने का कोई तरीका भी नहीं है कि उन्हें किसने बनाया था और उन्हें कब बनाया गया और उन्हें बनाने का मकसद क्या था। हैरानी की बात तो यह है कि वो मूर्तियां उस जगह पर नहीं मिली थी जहां आज खड़ी हैं। वो जमीन के नीचे काफी गहराई में मिली थी, मानो उन्हें जानबूझकर गाड़ दिया गया हो। टूला की उन मूर्तियों को जानबूझकर गाड़ दिया गया था। उसकी वजह थी उन मूर्तियों की वो शक्ति खत्म करना जो उनके अंदर थी। दुनिया में ऐसी कई मूर्तियां मिलती हैं जिन्हें जानबूझकर तोड़ा गया था, क्योंकि वो मानते थे कि इस तरह से उन मूर्तियों की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। ये भले ही अंधविश्वास लगे, लेकिन इस बात में शक नहीं कि प्राचीन लोग कई ऐसी बातें जानते थे जो हम नहीं जानते। ईस्टर आइलैंड की मशहूर मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें जान थी और उनके अंदर कुछ खास शक्तियां थीं। मगर ईस्टर आइलैंड में ही एक बात और पता लगी, उन्हें उन मूर्तियों की जान लेनी पड़ी। उन्होंने मूर्तियों की गर्दन तोड़ दी थी। आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन्हें प्लेटफॉर्म पर फिर से खड़ा कर दिया और उनके सिर भी जोड़ दिए हैं। क्या उन मूर्तियों में सचमुच ऐसी एनर्जी और पावर थी जिसके बारे में वो लोग जानते थे और उन्होंने लोगों को प्रभावित भी किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन विश्व की उन विशाल मूर्तियों में जो जानकारी जमा है
या उनके अंदर जो एनर्जी थी वो इतनी शक्तिशाली और खतरनाक थी कि उन मूर्तियों को जानबूझकर तोड़ दिया गया और फिर जमीन के नीचे गाड़ दिया गया। शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस जगह की तहकीकात से मिले जहां ये क्वार्ट्ज फिल्ड मोनोलिथ्स बने हैं। हमें दुनिया भर में एक बात नजर आती है, वो सभी एंशिएंट साइट्स अपने से बहुत पहले की एंशिएंट साइट्स पर बनी हैं। मगर वो जगह इतनी खास क्यों थी? उनके अंदर पावर थी, वो उस ग्रीड नेटवर्क का हिस्सा थी। उन्होंने वो मूर्तियां उन्हीं जगहों पर बनवाई और लोगों को लगता था कि उनके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। 1972 में दुनिया के एक बड़े रहस्यमय लेखक आइवन टी सैंडरसन ने जब एक नक्शे पर उन जगहों को प्लॉट किया जहां बड़े अनोखे मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस थे, तब उन्होंने एक बड़ा ही खास पैटर्न देखा। उनकी लिस्ट में बर्म्यूडा ट्रायंगल, डेविल्स सी, साउथ ऑफ जापान और ईस्टर आइलैंड शामिल थे। और वो एक ऐसे खास फॉर्मेशन में थे जिसने पूरी दुनिया को घेर रखा था। बाद में दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स ने भी उनके काम को आगे बढ़ाया और बड़ी मेहनत से अपने वर्ल्ड वाइड ग्रिड्स बनाए जो उन पवित्र स्ट्रक्चर्स और पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज्ड रीजन्स पर आधारित थे। माचू पिचू, द ग्रेट पिरामिड, भारत का कैलाश मंदिर, ये सब वर्ल्ड ग्रिड में नोडल पॉइंट्स माने जाते हैं और प्राचीन विश्व में लोगों ने उन्हीं जगहों पर पत्थर की वो विशाल मूर्तियां बनाई थी जहां वो उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ सकें। उस वर्ल्ड ग्रिड को असल में एक इंटर डायमेंशनल डोरवे भी माना जाता है। उन जगहों को दूसरे स्टार सिस्टम्स में आने जाने का पोर्टल या दरवाजा माना जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता ने उस जमाने के इंसानों को न सिर्फ पत्थर की विशाल मूर्तियां बनाने की कला सिखाई थी, बल्कि ये भी बताया था कि किस मटेरियल का इस्तेमाल करना है और उन मूर्तियों को किस जगह पर रखना है? और अगर ऐसा था तो क्या उन्हें ऐसी जगहों पर बनाया गया था जहां से वो पृथ्वी के अंदर से एनर्जी लेकर उन पावर मेमोरी ड्राइव्स को चला सके, या फिर उनका कोई और या ज्यादा अहम मकसद था, वो जिसकी बदौलत वो न सिर्फ डेटा ट्रांसमिट करते थे बल्कि परग्रही जीवों को भी यहां ले आते थे? पृथ्वी से करीब 68,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4 मैग्नेटोस्फीयरिक मल्टी स्केल स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की मैग्नेटिक बाउंड्रीज में एक फॉर्मेशन में उड़ते हैं। उनका मकसद है उन एक्स पॉइंट से डेटा रिकॉर्ड करना जहां पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और सूरज कुछ देर के लिए मिलते हैं, जिससे पृथ्वी से सूरज तक का एक बड़ा ही अनूठा पोर्टल बनता है। आजकल कई स्टडीज चल रही हैं जिनका मकसद ये पता लगाना है कि कहां और क्यों ये पोर्टल्स खुलते हैं। हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि प्राचीन मान्यता तो यही थी कि उन पोर्टल्स के जरिए पृथ्वी पर कॉस्मिक एनर्जी आती है और वो मूर्तियां उसी कॉस्मिक एनर्जी को जमा करने वाले वेसल्स हैं। ये भी हो सकता है कि वो विशाल मूर्तियां खुद ही एक्स पोर्टल्स हों और उनके जरिए इंसान एक एनर्जेटिक तरीके से दूसरी दुनिया के जीवों से कनेक्ट करता था और फिर शायद उन पोर्टल्स के रास्ते ही दूसरी सभ्यताओं तक आता जाता भी था। पोर्टल्स? क्या यह संभव है कि पत्थर की कुछ विशाल मूर्तियां असल में इंटर डायमेंशनल गेटवेज थीं, जिनके जरिए न सिर्फ डेटा ही ट्रांसमिट और रिसीव किए जाते थे बल्कि परग्रही जीव भी आते जाते थे? उन मूर्तियों को जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। उन्हें देखकर सवाल उठता है कि क्या उन्हें वैसे ही गड़ा हुआ छोड़ देना चाहिए? अगर वो दूसरी दुनिया के जीवों से जुड़ने का जरिया थी, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें बाहर निकालकर और उनकी पुरानी जगह रखकर उन्हें रिएक्टिवेट कर दिया? पत्थर की वो विशाल मूर्तियां हमें दुनिया भर में मिलती हैं और वो एक बड़े अहम कॉस्मिक सच का सबूत है, इस बात का कि हम कभी कनेक्टेड थे उन डिवाइन बीइंग्स या सेलेस्टियल बीइंग्स से और हमारा वो कनेक्शन टूट गया है। पत्थर की उन विशाल मूर्तियों को हटाकर या उन्हें बाहर निकालकर हम एक बार फिर खुद को उन सेलेस्टियल बीइंग्स, उन डिवाइन बीइंग्स के साथ पत्थर की उन मूर्तियों के जरिए फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने उस सिस्टम को पूरी तरह से समझ लिया, उस सिस्टम को जो अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, और अगर हम भी उस वर्ल्ड ग्रिड की कुछ खास जगहों पर पत्थर की वैसी ही विशाल मूर्तियां बनवाएं, तो हो सकता है कि हम शायद एक बार फिर से वो वर्ल्ड वाइड सिस्टम बना ले जो शायद दूसरी दुनिया के जीवों ने बनाया था। मुझे लग रहा है कि हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इजिप्ट में अबू सिंबल की मूर्तियां, हॉन्डुरस में कोपान के स्टीले, मैक्सिको के ओल्मेक हेड्स, ईस्टर आइलैंड की मोआई,
ये सब या तो जमीन के नीचे दफन थीं या टूटी थीं, लेकिन उन्हें बाद में उनकी सही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया। अगर प्राचीन विश्व की वो विशाल मूर्तियां वाकई परग्रही जीवों के लिए पृथ्वी पर आने जाने का पोर्टल्स थीं, तो कहीं हमने अनजाने में ही जादू के उस ताले को खोल तो नहीं दिया, उसे जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी शिद्दत से बंद कर दिया था। अगर ऐसा है तो पत्थर की उन विशाल मूर्तियों के अंदर कैद सिग्नल्स अभी तक ट्रांसमिट हो गए होंगे और उन्हें रिसीव भी कर लिया गया होगा। कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है और शायद हमारी उम्मीद से पहले ही हमारा कांटेक्ट भी हो जाए।